हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। दिस इज वी और काजल चौधरी मैम। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ और हम अपना पेडागोजी का जो सेशन है उसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। आज हमारा थर्सडे है। यस एग्जैक्टली। तो आज हम पेडागोजी पढ़कर चलेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। पेडागोजी में आप लोगों को इतना पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसमें काफी हद तक चीजें आसान रहेंगी आप लोगों के लिए। तो अभी जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ, मैं आपका वेट कर रही हूँ सभी के सभी स्टूडेंट्स। पेडागोजी की क्लास में आप लोग आते बहुत कम हो, जो बात है। सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी हैं क्लास में इस टाइम अवेलेबल, प्लीज एक बार अपना नाम वाम बता दो, क्योंकि मुझे तो आप दिखाई नहीं देते हो क्यों नहीं दिखते हो ये मुझे भी नहीं पता चलता। हमारा सेकंड मेथड, कल मैंने आप लोगों को 2 मेथड्स बता दिए थे ऑलरेडी। सभी के सभी आ जाइए, सभी के सभी जुड़ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अभी कोई भी बच्चा क्लास में नहीं जुड़ा है हमारे साथ, क्यों नहीं जुड़ा है ये हम भी नहीं जानते। ऑल द डियर स्टूडेंट्स जो जो क्लास में अवेलेबल है जल्दी से आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ। दिस इज मी और मैम। कोई नहीं आया है क्या? आपको क्लास में जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है? एक बार जितने भी स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी एक बार मुझे बताएंगे कि क्या ऐसा प्रॉब्लम होती है कि मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ या सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट, जब तक आप नहीं आएंगे मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाकर चली जाऊं और मुझे आपका कंसेंट जानना होता है कि भाई समझ आया है कि नहीं आया है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों के डिटेक्टिव मेथड के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ? आप लोगों का डिटेक्टिव मेथड। तो जो भी क्लास में बच्चा अभी हाल फिलहाल जुड़ा है, मुझे जरा एक बार अपना नाम बता दो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपका नाम पुकार पाऊं। कल मैंने आप लोगों को लेक्चर मेथड के बारे में बताया था। लेक्चर मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा बच्चा पढ़ाना पड़ता है। अच्छा खासा का मतलब है बहुत संख्या में बच्चे आपको पढ़ाने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स के जो नंबर होते हैं वो काफी हद तक ज्यादा होते हैं। माइक्रो टीचिंग में आप कम बच्चे पढ़ा रहे थे, कम समय में पढ़ा रहे थे, लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं लेक्चर मेथड के बारे में तो काफी सारे स्टूडेंट्स को आपको एक ही समय पे पढ़ाना होता है। क्लास में जो भी अभी हाल फिलहाल में जुड़ा है मेरे साथ, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मुझे हाँ कर दीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, द फादर ऑफ डिडक्टिव मेथड वाज एरिस्टोटल। आपने इस शख्सियत का नाम जरूर सुना होगा। ये शख्सियत बायो वाले फादर से थोड़ा डिफरेंट है। बायो का फादर का नाम भी एरिस्टोटल था, ये अलग इंसान है, ये वो नहीं है। कभी आप सोचो कि बायोलॉजी का जो फादर था वो कितना ज्यादा मल्टी टैलेंटेड था कि यहाँ पर भी और वहां पर भी सारी की सारी थ्योरीज इसने दी। अरस्तु अलग था, एरिस्टोटल ये अलग आदमी है। तो इनका ये मानना था एक बार बहुत अच्छी जबान में, ये चाहते थे कि सबसे पहले आप बच्चों को रूल्स पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को रूल्स पढ़ाएंगे। और क्लास में जो भी बच्चे क्लास देखेंगे, ये जितनी चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको हर हालत में लिखनी ही लिखनी है। सबसे पहली बात इनका ये कहने का मतलब था कि हम अगर बच्चे को किसी प्रकार से, हम किसी बच्चे को किसी भी प्रकार से अगर सबसे पहले रूल पढ़ा दें तो रूल से वो एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने में बहुत जल्दी सक्षम हो पाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये मेथड हमने स्पेशली इस्तेमाल करा था मैथ्स और ग्रामर पढ़ाने के लिए। इस मेथड से साइंस भी पढ़ाई जा सकती है, लेकिन साइंस पढ़ाने में वो बात नहीं आएगी इस मेथड से जो बात मैथ्स और ग्रामर में। तो मैथ्स और ग्रामर में सबसे पहले हम क्या करते हैं? रूल्स बताते हैं बच्चों को कि भैया ये रूल ऐसा होता है, ये रूल वैसा होता है, और इस रूल के आधार पर आप लोगों को ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाने के लिए दिए जाते हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे पहली भाषा में रूल्स बताया जाएगा तो आपकी विधि कौन सी होगी? निगमन विधि, जिसको हम डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। दिस मेथड मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये आप लोगों को जनरल से स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ ले जाता है। जैसे मैं जनरली आप लोगों को कोई भी एग्जांपल दूं कि भाई हम सबके दिल धड़कते हैं, तो मैंने एक कंबाइन आंसर दिया कि हम सबके दिल क्या होते हैं? धड़कते हैं। लेकिन स्पेसिफिक आपका दिल या जानवरों का दिल या जितनी भी जिंदा चीजें हैं सबका दिल डिफरेंट होता है। किसी के अंदर मिक्स्ड सर्कुलेशन चल रहा है, किसी के अंदर सिंगल सर्कुलेशन चल रहा है, किसी के अंदर डबल सर्कुलेशन चल रहा है। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दिस मेथड मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
और ये आप लोग हमेशा और हमेशा बड़ी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, किसको पढ़ाने के लिए? आप लोगों को बड़ी क्लासेस को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? बड़ी क्लासेस को पढ़ाने के लिए। इज दैट ओके? क्लास में जो भी अभी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए कि आप कौन कौन है क्लास में। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने ये भी देखा होगा कि 10 से 15 साल पहले एनसीईआरटी ने पब्लिश करना स्टार्ट करा था हिंदी और इंग्लिश किताबों को, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ग्रामर आप लोगों को लिटरेचर के साथ ही पढ़ाई जाती है। अदरवाइज पहले एक न्यू लाइट नाम की किताब आती थी जो ग्रामर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। क्लास में जो जो स्टूडेंट्स अभी हाल फिलहाल में जुड़ा है मेरे साथ, एक बार अपना नाम वाम बता दो यार, ताकि मैं आपको हेलो हाई कर सकूं। हेलो रितेश। सो रितेश, आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट है कि हिंदी वाले? बाकी सारे स्टूडेंट्स भी एक बार हाँ और ना बता दीजिए। तो सबसे पहले डिटेक्टिव मेथड में आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आप रूल्स लिखते हो। हाय आदर्श, सबसे पहले आप रूल्स लिखते हो, और ये स्पेशली आप लोगों के बड़ी क्लासेस में इस्तेमाल किया जाता है मैथ्स और ग्रामर पढ़ाने के लिए। सेकंड, पहले क्या होता था कि आप ग्रामर को अलग से पढ़ाते थे, लेकिन आजकल लिटरेचर के साथ पढ़ाते हो। तो जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास में हाल फिलहाल जुड़े हुए हैं, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, उसके बाद मुझे थम्स अप भेज देना। इज दैट फाइन? अच्छा, कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज। ओके रितेश, तो यू जस्ट राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आदर्श, आपकी हिंदी लैंग्वेज है कि इंग्लिश लैंग्वेज है? बाकी आदर्श के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में, जरा एक बार मुझे बता दो। इंग्लिश है ना आदर्श आपकी? तो यू जस्ट राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। यू जस्ट ओनली राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और रितेश, अगर आपको दोनों भाषाएं समझ आती हैं तो आप एक इंग्लिश लिख लो, हिंदी में भी मैं आपको समझाऊंगी अभी आगे चलकर। और जब आप लोग लिख लोगे तो एक बार प्लीज मुझे यस मैम का मैसेज भेज देना, क्योंकि मैं ऐसे समझ नहीं पाती आप लोग लिख चुके हो कि नहीं लिख चुके हो। डन? अच्छा, आप इंग्लिश में पढ़ते हो, कोई बात नहीं, जस्ट ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लास भी देखते हैं, उनकी हिंदी होगी। निशा, आपको मैं हिंदी में अभी लिखवाती हूँ। आई थिंक यू हैव डन द सेम पैसेज। देखिए, सबसे पहले निशा जी, मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ किस चीज के बारे में? निगमन विधि के बारे में। तो हम इसके नाम से ही ये चीज पता लगा सकते हैं कि निगमन का मतलब होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर नियम देते हैं। ये आपकी विधि बताई थी आप लोगों के अरस्तु ने, ये बायोलॉजी के फादर नहीं है, कोई और बंदा है। एग्जैक्टली सेम वो नहीं है ना, क्योंकि इसमें और बायोलॉजी की खोज में बहुत अंतर है। वो 1605 से भी पहले की बात है, और ये भी हाल फिलहाल की बात है। तो 200-300 साल का डिफरेंस है। कोई बात नहीं, काजल नाम के भी बहुत सारे लोग होते होंगे, है ना, पर हर कोई साइंस टीचर नहीं होता है। तो बच्चों को सबसे पहले आप यहाँ पर क्या बताते हो? बच्चों को सबसे पहले आप यहाँ पर नियम बताते हो। बच्चा नियम के आत्मसार करके तेजी से सीख लेता है, बाद में वो नियम से नियम बनाकर भी सीख लेता है। ये जो विधि है आप लोगों की सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इस विधि को हम अध्यापक केंद्रित मानते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाता है निशा जी कि भैया आप हमें बता दो कि निगमन विधि इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं थी, तो आपको बताना है निगमन विधि टीचर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जैसे मैं आपको नियम बताऊंगी, उसके आधार पर आपको उदाहरण करने पड़ेंगे। जब तक मैंने आपको नियम नहीं पढ़ाया है, नियम समझाया नहीं है, तब तक आप किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो ये विधि आप लोगों की कैसी होती है? आप लोगों की टीचर सेंटर विधि होती है, इसलिए हम इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते साइंस के हिसाब से, लेकिन हम गणित और व्याकरण के हिसाब से इसको अच्छी मानी गई है। ठीक है, बस आप लोग इतना लिख लीजिएगा। और इसे हम प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं। कौन से स्तर पर पढ़ाते हैं? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं। तो निशा जी, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो प्लीज फटाफट 2 मिनट में ही सारी लाइनें लिख लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप लोग पेड के उसमें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं या आप लोग
रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स है, देखिए आपको रेटिंग करने के 3 ऑप्शन आते हैं, आपको तीनों ऑप्शन में रेटिंग करनी है, जिसमें टीचर की रेटिंग होती है, कंटेंट की रेटिंग होती है और एप्लीकेशन की रेटिंग होनी है, ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हो या क्लास के बाद भी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रेटिंग जरूर सुधारनी है। हाय विनीता, कैसी हैं आप? काफी दिन बाद। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। इज इट फाइन? ये सही है? लिख लिया आपने उषा जी? आपने लिख लिया सभी ने? हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार मुझे बता देंगे। उषा, विनीता, निशा, आप लिख चुकी हैं हिंदी में, है ना? मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। अच्छा, लाइव में डेटा 500 MB चला जाता है। ऑलराइट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस चीज के बारे में, आप लोगों की किंडरगार्टन। अच्छा, 500 MB जाता है। आप थोड़ी क्वालिटी कम करके देख लो यार, अगर हो सकता है तो थोड़ी सी क्वालिटी कम करके देख लो, क्या पता डेटा थोड़ा कम जाए। मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि मतलब इतना ज्यादा डेटा जाता है, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि 50-100 MB में काम हो जाता होगा। चलिए मैं इस बारे में बात करती हूँ, डोंट वरी गाइस। चलिए मैं इस बात मैंने इसका फोटो खींच लिया आपके कमेंट का, मैं इसको ईमेल करके इसकी क्वालिटी थोड़ा सुधरवाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट, आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में, आप लोगों के किंडरगार्टन प्रोसेस के बारे में। तो आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रॉबेल, हाँ कल क्लास हुई थी आप लोगों की, जिनका नाम था आपका फ्रॉबेल। उनके हिसाब से हमने ये माना था कि बच्चों को स्कूल एक पार्क की तरह लगना चाहिए, जिसमें वो फ्रीडमली खेल पाए, इंडिपेंडेंटली खेल पाए, उनके दिमाग पर किसी भी प्रकार का कोई भी बर्डन नहीं होना चाहिए, वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं एकदम परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, वहां पर लर्निंग बाय डूइंग का मेथड होता तो ज्यादा अच्छा होता। पुराने जमाने में आपने देखा था कि खूब पिटाई होती थी, है ना, हाथ लाल कर देते थे, बॉडी सुजा देते थे मारते मारते, लेकिन आजकल मार पिटाई का सिस्टम बिल्कुल भी नहीं, आजकल तो सिस्टम बहुत अच्छे हो गए हैं। भाई हमारे जमाने में तो ब्लैक बोर्ड था, आपके टाइम पर ये है। और जो आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे घर पर, आपने देखा होगा कि उनको प्रोजेक्टर से भी काफी सारी चीजें पढ़ाई जा रही होंगी। तो ये क्या था, ये किंडरगार्टन को आगे चलकर और भी फर्दर मॉडिफाई कर दिया गया है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मैम लाइव क्लास में क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है दोस्त, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड ही देख लो अगर आपकी ज्यादा नेट चल रही है तो। अब हम आपसे पूछेंगे किस चीज के बारे में कि किंडरगार्टन जो टीचिंग प्रोसेस थी वो हम क्यों लाए हैं। तो सबसे पहली बात है कि वहां पर हमने देखा था कि बच्चों पर बहुत ही प्रकार का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को कम करना है किसी प्रकार से। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने जो प्रोसेस अपनाया है वो है आप लोगों का किंडरगार्टन पद्धति के द्वारा। यहाँ पर हम बच्चों को खेल खेल में पढ़ाएंगे, बच्चों को हर प्रकार की फ्रीडम होगी, बच्चों की पर्सनैलिटी डिफरेंस के साथ साथ हम ये समझ पाएंगे कि बच्चा किस क्षेत्र में अव्वल काम कर रहा है, क्या उसका मैथ्स अच्छा है, क्या उसकी हिंदी अच्छी है, क्या वो नृत्य में अच्छा है, क्या वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बच्चों को सामाजिक तत्व से जोड़ पाएंगे। तो किंडरगार्टन प्रोसेस बच्चे की ना केवल एक एक्टिविटी पे बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज को सुधारने का काम कर रही थी। खेल खेल में शिक्षा सबसे पहले आपकी फ्रॉबेल ने दी थी। ये आप लोगों का सीडी पे भी पूछने के लिए आया था कि किंडरगार्टन प्रोसेस के जन्मदाता कौन थे, तो आपको फ्रॉबेल लगाकर आना था आंसर में। आर यू क्लियर? आपको समझ आ रही है ये सारी चीजें? क्लास एक बार प्लीज हाँ या ना कर दो। आपको समझ आ रही है? इज इट फाइन? कल की रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली आपको? मिल जाएगी, मैं बात करती हूँ इस चीज के बारे में। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए प्लीज।
किंडरगार्टन प्रोसेस के सामने फ्रॉबिल लिख लीजिए और लास्ट वाली लाइन लिख लीजिए। ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो हमको पता है। अच्छा, कल वाली क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है, अभी रुको। कल की क्लास का अलग फोल्डर है भाई। विनीता कुमारी, साइंस की मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप यूट्यूब की सारी क्लासेस देखना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, जब तक एनसीईआरटी आप पूरा कवर अप नहीं कर पाओगी आप नंबर कम ही आते रहेंगे। मैं एक बार जरा आपको कल की क्लास का लिंक भेज देती हूँ, और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आपको शाम को 5 बजे एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, तो आप एनसीईआरटी वाली क्लास में जरूर बैठिए दोस्त, क्योंकि अगर वहां नहीं बैठोगे तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्लास में, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं उसके बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान लगती है, और अगर हम एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है तो भाई फिर आप कुछ भी कर लो, पेपर थोड़ा सा आप लोगों का टफ लगेगा आपको। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाते पढ़ाते मैंने आप लोगों को कितनी बार बताई है ये चीजें कि भाई ये चीजें आप लोगों की बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आती है आपसे पूछने में। नहीं, यहाँ पर बिहार वाले स्टूडेंट्स नहीं है। तो ये एनसीईआरटी की क्लास का लिंक है, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जब आप नीचे जाएंगे, है ना। यहाँ पर शो मोर के ऑप्शन में जाकर प्लेलिस्ट खोज लीजिएगा। बीपीएससी की क्लास आज शाम को 8 बजे है। मैं आपको अभी भी एडवाइस दे रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज शाम को 5 बजे वाली क्लास जरूर देखा करो। एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ वहां पर। नेक्स्ट आप लोगों से बात हो रही है किस चीज के बारे में? किंडरगार्टन प्रोसेस के बारे में। तो जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं जरा एक बार देख लो, किंडरगार्टन जो प्रणाली होती है वो मिस्टर आप लोगों के फ्रेबल के अनुसार थी, जिसमें हमने ये बताया है कि यहाँ पर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। तो बस आप इतनी लाइन लिख लो और ये ऊपर वाली लाइन लिख लो। नहीं नहीं, यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं करवाऊंगी, यहाँ पर एनसीईआरटी करवाने का तो कोई मतलब नहीं है। विनीता, पेड क्लास में एनसीईआरटी कौन करवाता है? एनसीईआरटी में यूट्यूब पे करवा रही हूँ बिल्कुल फ्री। 6 क्लास में करवा चुकी हूँ, 7th में करवा रही हूँ, 8th में स्टार्ट कर ही दूंगी। वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी मैं। अनुपमा झा, आपकी मंडे से क्लासेस लगेंगी बीपीएससी की। 1 हफ्ते का मैंने क्लास में गैप करा है, मैंने बता दिया था स्टूडेंट को, शायद आप भी उस दिन आई नहीं थी क्लास में। बीपीएससी की क्लास आपकी मंडे से कंटिन्यू होंगी। चलिए कोई बात नहीं अदिति, बस आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एनसीईआरटी का। तो एक बार मुझे बता दो आप लोग लिख चुके हो, मैं आगे की तरफ बढ़ूं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही किस चीज के बारे में? मॉन्टेसरी प्रोसेस के बारे में। तो मॉन्टेसरी प्रोसेस की जो जन्मदाता है उनको हम मैरिया मॉन्टेसरी कहते हैं। शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द स्टूडेंट हैविंग लो इंटेलिजेंसी लेवल। आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखना, इन्होंने सबसे पहले वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के स्टूडेंट्स उठाए थे। ऐसे बच्चे या तो वो मानसिक रूप से कमजोर है या उनकी पारिवारिक स्थिति कमजोर रही है। मानसिक रूप से कमजोर का मतलब ये नहीं कि वो पागल बच्चों को पढ़ा रही थी। जिनको कम समझ आता है, जिनको थोड़ा समझ आता है, जिनको चीजें कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, आप लोग हमेशा हमेशा ध्यान रखना। इन्होंने ये कहा था कि जितने भी लो मेंटल एबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी खेल खेल में सिखाया जा सकता है। उनको भी क्या सिखाया जा सकता है? उनको भी हम खेल खेल में शिक्षित कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, उन्होंने क्या देखने की कोशिश करी? उन्होंने ये चीज देखने की कोशिश करी है, stress the need for training of the sensory organs, excreted the need of freedom, give stress on physical education, need for self education was emphasized, total abolition of punishment। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बताई थी कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं भी है तो भी आप किसी भी प्रकार की मार पिटाई नहीं करोगे। मतलब मेरी तो, मैं आपको बताऊं, मेरी 12th क्लास में मेरी मम्मी ने मेरी पिटाई करी थी। एक बार मैं नाटक देख रही थी बैठकर, बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले थे और उन्होंने मेरे 2-3 चांटे जड़ दिए थे मेहमानों के सामने। तो मेरी तो पिटाई हुई है भाई। हमारे घर वाले, अपने घर वालों को जरूर दिखाना ये वीडियो भाई, है ना, कि आपने तो हमें 12वीं क्लास तक पीटा है। मैं तो बता देती हूँ मम्मी को कि मम्मी एनसीएफ 2005 था नहीं, आपने तो मेरी जम के पिटाई करी है। तो मारिया मॉन्टेसरी का मतलब था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो दिमागी रूप से भी कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं मेरे प्यारे साथियों, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए।
ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने भी कमजोर बच्चे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आप लोगों की, ट्रेनिंग होनी चाहिए। इज दैट फाइन? ठीक है जी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जितना मैंने गोल घेरे में रखा है ना, सिर्फ उतना ही लिख लेना तुम लोग। अच्छा, आप में से किसी की पिटाई हुई है 11-12 तक मेरी तरह, या बस मैं ही पिटी हूं अपने घर पे? तो आप समझ जाना, आपसे अगर पूछा जाए कि मेंटल लेवल जिन स्टूडेंट्स का कम था उनको पढ़ाने के लिए कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए मॉन्टेसरी मेथड का। अरे बहुत पिटी हूँ, मैं भी खूब पिटी हूँ भाई अच्छी पिटाई हुई है मेरी भी। मैं बहुत जिद्दी थी, मतलब मैं अभी तक भी बहुत जिद्दी हूँ। अब तो मैं बड़ी हो गई तो अब तो हाथ नहीं उठता मेरे पे। बस मेरे डैडी कह देते बहुत नालायक बच्चे हैं, बहुत नालायक बच्चे हैं, मुझे और मेरे भाई को तो पिटते नहीं है अभी हम लोग, अभी हम लोग सब गाली खाते हैं घर पे। इज दैट गुड? लिख लिया आप सभी ने? अब हम हिंदी की तरफ चलते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा किस चीज के बारे में, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के बारे में। मॉन्टेसरी शिक्षा के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी थी। इन्होंने कम बुद्धि बालक की शिक्षा का कार्य स्टार्ट करा था। बस इतना ध्यान रखना, जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़ी, अरे भाई मेरे को तो पूरे टाइम मिलती है। तो मॉन्टेसरी प्रोसेस की अगर मैं आप लोगों से बात बताऊं, तो जितने भी मानसिक कमजोर बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का काम इन्होंने किया था। ये सबसे पहली थी जिन्होंने दंड का बहिष्कार किया था। इनके हिसाब से मार पिटाई किसी भी प्रकार से होनी नहीं चाहिए। आपकी जो शिक्षा होगी वो खेल के माध्यम से होनी चाहिए। इन्होंने शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया था, और इन्होंने ये भी बल दिया था ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। आप समझ पा रहे हो? स्टूडेंट्स, क्या आप समझ पा रहे हो मैं किस चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रही हूँ? हिंदी वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर इस पर ध्यान दीजिएगा। लिख लिया आप सभी ने? नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट मेथड। अगर आपने सीडीपी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो किलपैट्रिक नाम से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। किलपैट्रिक ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। किलपैट्रिक स्टूडेंट है आपके जॉन डीवी के। ये वही जॉन डीवी हैं जिन्होंने आपकी शिक्षण प्रणाली को ट्राइपोलर बताया था कि वातावरण होना चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए, और स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर होनी चाहिए। तो ट्राइपोलर याद है, मैंने आपको कल बताया था क्लास में सबसे पहले आकर। तो आप ध्यान रखना, किलपैट्रिक इस मेथड के फाउंडर हैं, जो कि स्टूडेंट रहे हैं जॉन डीवी के। उन्होंने आपको एक चीज बताई है, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि पढ़ाई जो होनी चाहिए फिलॉसफी पर और थिंकिंग पर होने चाहिए। उनके हिसाब से आप लोग बच्चे को किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, जो मीनिंगफुल एक्टिविटीज होती है, खेल खेल में शिक्षण के द्वारा बच्चे को क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको सोशल एंडीवियर में प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। इनका कहने का मतलब ये था कि जब तक समाज शिक्षित नहीं रहेगा, जब तक समाज बढ़ेगा कैसे। बात तो भाई ने बिल्कुल सही कही थी। तो ये चीज प्लीज आप एक बार ध्यान रखना। जल्दी से लिख लो भाई प्रोजेक्ट मेथड दोस्तों। इज इट फाइन दोस्तों? यस और नो? हाय रिया, आप क्लास में आज पहली बार आई हैं पढ़ने। लिख लिया आपने? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बताऊंगी किस चीज के बारे में, प्रोजेक्ट या परियोजना विधि के बारे में।
प्रोजेक्ट शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता किलपैट्रिक थे। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे। यह विधि जॉन डीवी की विचारधारा पर आधारित थी। उनके अनुसार आप बच्चे को एक अनुकूल वातावरण में पढ़ाओगे जिससे सामाजिक वृद्धि में बढ़ोतरी होती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को, कोई इशू? बस आपकी 2-3 दिन की पेडागोजी हो रहेगी। ये थोड़ी सी बोरिंग है, मैं समझती हूँ इस चीज को। मैंने यूट्यूब पर आप लोगों को पेडागोजी की एक मैराथन करवाई थी, एक बार मैं आपको उसका लिंक भी भेज देती हूँ, प्लीज उसको जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं ना मैम कल वाली क्लास नहीं मिली, परसों वाली नहीं मिली। सेवन मंथ पहले करवाई थी, ये भी 3 हफ्ते पहले वाली भी देख लो, मैं आपको भेज रही हूँ, जरा एक बार इसको देख लेना जितने भी स्टूडेंट्स हैं। हाय निशा, आज आप पहले दिन क्लास में आई हो तो आपकी 4 दिन की क्लास छूट गई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको सेकंड वाला लिंक भी पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में मैं भेज रही हूँ, इसको आप जरूर देख लेना। और कंप्लीट पेडागोजी मैंने आपकी इस क्लास में पढ़ाई है, ये भी जरा एक बार देख लेना। उषा आपकी भी फर्स्ट क्लास है, तो मैं आपको 2 लिंक भेज रही हूँ, आप इन लिंक्स को जरूर देख लेना। और एनसीईआरटी रट लो मेरी बहन, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो कि मैं पढ़ा रही हूँ ऑलरेडी शाम को 5 बजे। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अब क्या प्रोसेस होना चाहिए? तो सबसे पहले कि टीचर को एक बच्चे को प्रॉब्लम देना चाहिए, बच्चे से डिबेट करना चाहिए, फिर बच्चे से पूछना चाहिए क्या आपको इसका सॉल्यूशन पता है। अगर बच्चा सॉल्यूशन निकालने में माहिर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो आपको मदद करनी चाहिए स्टूडेंट की। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा प्रोजेक्ट चुनेगा ना कि टीचर। आप लोगों को भी 6th-7th क्लास में पूछा जाता था ना कि बच्चों आप किस चीज के ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर लाओगे। ऐसा तो नहीं होता था टीचर ने जबरदस्ती थोप दिया कि तुम इस पे बनाओ, तुम इस पे बनाओ, ऐसा नहीं होता था, हमसे पूछा जाता था। सेकेंड है, आफ्टर अ प्रोजेक्ट हैज बीन सेलेक्टेड द बेसिक स्ट्रक्चर इज प्रिपेयर्ड, द प्रोजेक्ट इज इवैल्यूएटेड आफ्टर इट इज कंप्लीट। देखिए इवैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक आप इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक सामने वाला बच्चा समझेगा कैसे। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे मैंने बच्चे को बोला कि जाओ बेटा मैग्नेट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाकर लाओ, तो बच्चे ने क्या करा, मैग्नेट के सारी प्रॉपर्टीज मुझे बताई, अट्रैक्शन बता दिया, रिपल्शन बता दिया, सारी की सारी चीजें बता दिया, है ना। तो सबसे पहले मैं उसकी टीचर थी, मैंने बच्चे को बोला कि क्या आप मैग्नेट के बारे में जानते हो, यानी मैंने उससे किसी प्रॉब्लम के बारे में पूछा। उसको मैंने बोला तुम्हें मैग्नेट बनाकर लानी है, घर से चार्ट पर मैग्नेट बनाकर लाओ, उसकी प्रॉपर्टीज लिख कर लाओ। तो मैंने बच्चे से बोला। सेकंड, मैंने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करा कि क्या बच्चे ने सही चीजें बनाई हैं, क्या बच्चे ने कोई गलती तो नहीं करी है। आपको भी पता होगा 10 नंबर का प्रोजेक्ट होता था हमारा, 10 में से 8, 10 में से 7, 10 में से 6, इस टाइप के नंबर मिल जाते थे हर किसी को उसके प्रोजेक्ट के आधार पर। तो ये हमारी बेसिकली प्रोजेक्ट मेथड है। यार हमसे तो पूछा जाता था क्योंकि उनको पता था टीचर को कि ये बहुत नालायक स्टूडेंट्स हैं। क्या आपको समझ आ रहा है भाई? सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार हाँ या ना करोगे तो मेरा थोड़ा मनोबल सा बढ़ेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि सच में आपको समझ आ रहा है। एक बार हाँ या ना कर दिया करो। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में भी आपको बता देती हूँ प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है। प्रोजेक्ट मेथड में आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, सारे के सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आप समझ ही गए होगे। प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट बनाना है और प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द ही सवाल पूछने के लिए आएंगे। तो हिंदी वाले की एक बार पढ़ लो जरा तेज स्पीड से। इज इट गुड? आप समझ पा रहे हैं? चले,
नेक्स्ट आज मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में, डिल्टन प्रोसेस के बारे में। तो समय व प्रक्रिया लचीली लीची बोल रही हूं मैं लचीली रखी जाती है शिक्षण उद्देश्य के अनुसार, तथ्य की योग्यता के अनुसार, समूह के कार्यक्रम में आवश्यक व इच्छित परिवर्तन लाए जा सके। डिल्टन का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो आप कॉन्सेप्ट को बदल सकते हो। जैसे हमने हमेशा से ये सुना है 6 से 7 क्लास तक कि हमारा जो बैंगन होता है वो सब्जी होती है, टमाटर, भिलिया, कद्दू सब्जी होती है। लेकिन जब हम 11th 12th में जाकर पढ़ते हैं तो हमने इनको सब्जी की कैटेगरी में नहीं रखा है, हमने इनको फ्रूट्स की कैटेगरी में रखा है। क्यों रखा है कोई नहीं जानता। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी रखी जाती है, आप लोगों की लचीली रखी जाती है, ताकि आप उसमें इच्छित परिवर्तन ला सकें, आप अपने हिसाब से किसी भी चीज को बदल सकें, उसमें परिवर्तन ला सके। परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई भी एक चीज है, अभी आपको हमको ये पता है न्यूटन के बारे में, ठीक है, न्यूटन के बारे में कि न्यूटन के तीनों नियम बढ़िया थे। हमें सिर्फ न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में पता है, दूसरे के बारे में पता है, पहले के बारे में पता है। क्या आपको पता है न्यूटन के इन नियम के ऊपर बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनमें गलती निकाली गई है। गलती निकालने वाली साइंटिस्ट का नाम है लाप्लास। अगर 11th क्लास आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें लाप्लास करेक्शन होता है। तो अगर न्यूटन बोल देता कि मेरी चीजों में कोई भी गलती है ही नहीं, मेरी चीजों को तो आप हटा ही नहीं सकते अपनी जिंदगी से, तो उसमें करेक्शन पॉसिबल था ही नहीं। तो डेल्टन का भी मानना है कि अगर हो सके तो करेक्शन करना चाहिए। अभी एनसीईआरटी ने बड़ी सारी चीजों को हटा दिया है एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस भी करा है। तो आप रिजिड फॉर्म में कभी भी किसी को नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाते समय रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ये बात अच्छे से और बढ़िया से ध्यान में रखना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना था। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, 100% जरूरी है, इसको देख लो। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा रीटीचिंग के बारे में। तो रीटीचिंग का मतलब होता है टू टीच अ पोर्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन टॉट प्रीवियसली। इन दिस द टीचर टीचेस द whole lesson again। सबसे बड़ा पॉइंट, here we don't concentrate on the information as to which child has to learn or not, the whole class is taught the lesson। पुनर्शिक्षण का मतलब होता है दोबारा पढ़ाना, पूरी क्लास को दोबारा पढ़ाना। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस बताऊंगी। रीटीचिंग का मतलब होता है दोबारा पढ़ाना, जैसे कि मैं आपकी क्लास में रीटीचिंग कर रही हूँ, जो चीजें मैंने पहले पढ़ा दी हैं उनको दोबारा से पढ़ा रही हूँ, सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, पूरा पढ़ा रही हूँ। अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप अब याद करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पर रीटीचिंग में मतलब होता है पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी की क्लास को पूरा पढ़ा देना, समझ रहे हो। पूरा चैप्टर पूरी क्लास को दोबारा से पढ़ाने को रीटीचिंग कहते हैं। आपसे बेसिक अंतर पूछ लिया जाता है कि रीटीचिंग में और रिमेडियल टीचिंग में क्या अंतर होता है। तो रिमेडियल टीचिंग क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 बच्चे बहुत अच्छे हैं, 2 बच्चे बेचारे थोड़े कमजोर हैं। उन 2 बच्चों को केवल उतना पोर्शन पढ़ाना जो उसके समझ ना आया हो। रीटीचिंग में पूरा का पूरा पढ़ा देना, और रिमेडियल टीचिंग में थोड़ा सा पढ़ाना, वो भी उन बच्चों को जिनको समझ ना आया हो। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज से? एक एक दिल भेज दो यार इसी बात पे, समझ पा रहे हो? जल्दी से प्लीज लिख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। क्लास में महिलाएं, उषा जी, निशा जी, आप समझ पा रही हैं मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ आपको? रीटीचिंग का मतलब सारा पढ़ा देना। हाय रिया, फटाफट से लिख लो दोस्तों एक बार। लिख लिया सभी ने? चलिए मैं थोड़ा सा इसको रिमेडियल टीचिंग से जोड़कर बताने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट है अब हमारे पास रिमेडियल टीचिंग 50 बार।
50 बार यहाँ से सवाल पूछने के लिए आया। रीटीचिंग में से कैसे सवाल पूछने के लिए आता है कि कक्षा 8वीं की अध्यापिका है जिसका नाम राधा है, पीवाईक्यू में था ये, उसने संपूर्ण क्लास को नेत्र वाला अध्ययन दोबारा से करवाया है, तो बताओ कौन सा मेथड अपनाया है उसने। तो आपको आंसर करके आना रीटीचिंग पे। जब कभी भी आपसे पूछे टोटल पढ़ाया है तो रीटीचिंग, और रिमेडियल का मतलब होता है जैसे जो बीमार होता है दवाई सिर्फ उसको दी जाती है, पूरी परिवार पूरी फैमिली दवाई नहीं खाती, अगर मुझे बुखार है तो सिर्फ मैं दवाई खाऊंगी। तो यही कॉन्सेप्ट था रिमेडियल टीचिंग को पढ़ाने के दौरान कि जो बीमार है, जिसको समझ नहीं आया केवल वो पढ़ेगा और उतना ही पढ़ेगा समस्या का समाधान। बिल्कुल सही बोला है उषा जी आपने। तो ये क्या होता है, द चिल्ड्रन हु आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग सम स्पेसिफिक लेसन आर गिविंग रिमेडियल। इसमें हेयर वी टीच ओनली द डिफरेंस पार्ट, डिफिकल्ट पार्ट, डिफिकल्ट होगा यार यहाँ पर, difficult part or the portion which children are understand not understand। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाओगे आप बच्चों को, यहाँ पर सिर्फ उतना पोर्शन पढ़ाओगे। इस शिक्षण में हम उसी स्तर की बात करते हैं जिस स्तर में बच्चों को समस्या है, ना कि पूरा पाठ दोबारा से पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिन जिन बच्चों को किसी विशिष्ट पाठ में दिक्कत आ रही है उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप पूरी क्लास को लेकर नहीं बैठ जाओगे कि तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, तुम कहाँ चले तुम भी पढ़ लो, ऐसे नहीं करोगे आप लोग। स्टूडेंट्स इज इट फाइन? आदर्श, उषा, रितेश, रिया, निशा, आप समझ पाए हो? रीटीचिंग या रिमेडियल टीचिंग में कोई अंतर या कोई परेशानी जो आपको समझ ना आ रही हो? समझ आ रहा है? लिख लिया? चलो लिख लो, अभी जल्दी जल्दी से लिख लो। कोई बात नहीं उषा, लिख लो आप आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आज का लास्ट टॉपिक है वैसे भी ये। मैं आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट भेज रही हूं, आप प्लीज उसको भी पढ़ लीजिएगा, या मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप एनसीईआरटी कैसे खोज सकते हो यूट्यूब पर। दिखाऊं मैं एक बार आपको? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरा एक बार इसको लिख लिया हो तो मैं आपको फिर एनसीईआरटी ढूंढने का तरीका बताऊंगी। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मैंने अभी तक जितनी भी एनसीईआरटी पढ़ाई है साथ में मैंने आपको पीवाईक्यू भी बताए कि ये इस साल पूछा गया था, ये इस साल पूछा गया था। अगर एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लोगे ना मेरे दोस्तों, तो आपको कोई भी सीटेट छोड़ो, आप बीपीएससी भी बड़े आराम से क्लियर कर जाओगे। आपको यहाँ पर सीधा सीधा यूट्यूब पर जाना है, ये रहा आपका यूट्यूब, आपको यहाँ पर सर्च करना है। देखो सीमा की कहानी आ रही है, इसको हम कितना पढ़े यार, बोर हो गए हम सीमा की कहानी देख देख कर। काजल मैम एनसीईआरटी क्लास 6, काजल मैम एनसीईआरटी क्लास 6 अगर आप सर्च करोगे तो आपको 6th क्लास की सारी एनसीईआरटी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आप इस वीडियो को ही खोलोगे, पहली वीडियो यही आएगी आपके सामने, आप इस वीडियो को ओपन करना और इस वीडियो को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर शो मोर पर जाना। जब आप यहाँ पर शो मोर पर पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक, इसको दबा देना, क्लिक कर देना, तो जितनी एनसीईआरटी मैंने अभी तक पढ़ाई है सारी की सारी मिल जाएगी। ये तो है हमारा क्लास 6 के लिए। अब मैं आपको क्लास 7 का भी बतला देती हूँ। यहाँ पर क्लास 7 के लिए आप यहाँ पर सीधा सीधा टीचर्स अड्डा लिखना, टीचर्स अड्डा, और जैसे ही आप यहाँ पर टीचर्स अड्डा लिखोगे मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने आपको ये कल पढ़ाया था आपको एनसीईआरटी, जरा मैं ले जाती हूँ आपको एनसीईआरटी पे। देखो आज आपकी बीपीएससी की क्लास भी है और आज आपकी एनसीईआरटी की क्लास भी है।
मैंने आपको कल ये पढ़ाया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप फिर से यहाँ पर शो मोर पर जाना और शो मोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हाँ, तो स्टूडेंट्स जितने भी आप हो, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकती हूँ, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। और मैं साथों साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पूछने के लिए आया था। तो जितने भी स्टूडेंट है जिसे एनसीईआरटी पढ़नी है भाई, वो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एक एक चीज मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही हूँ जो आपसे 100% पूछने के लिए आएगी। ओके क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास कल के लिए। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ अब आपको क्या करना है। पेडागोजी मुश्किल से अब आप लोगों की 2 दिन की और थ्योरी रह गई है। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। ऑल राइट क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थोड़ा सा और हमारा रह गया पढ़ने से, वो भी हम पढ़ लेंगे कल। एंड जितने भी स्टूडेंट है क्लास को रेट करे बिना आप नहीं जाएंगे। आपके पास 3 कॉलम्स आते हैं रेट करने के लिए, तो आप जरूर रेट करिए। और जितने स्टूडेंट्स क्लास बाद में देखते हैं, जो पेड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट भी क्या करेंगे, क्लास को रेट जरूर करेंगे। बिना रेट करे आप नहीं जाइएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना खास ख्याल रखना और प्लीज ये सब देख लेना। हाँ, भानु प्रताप, ये सीटेट की क्लास है, सभी को क्लास रेट करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।